हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड एवरीवन? यस, चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं छोटी सी प्रेयर के साथ। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स का। तो एक बार थ्योरी सीखते हैं स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स की और फिर उसके बाद बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो देखते हैं स्टार्टर्स क्या होते हैं, कनेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं। तो होता क्या है बेटा, बेसिकली आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको सेंटेंस ए दिया गया है और एक दूसरा सेंटेंस बी दिया गया है। आपको बोला गया है कि आपको ए और बी को कनेक्ट करना है। क्या करना है? ए और बी को आपको कनेक्ट करना है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है कि जब आप ए और बी को कनेक्ट करो, स्टार्टिंग सी से होनी चाहिए। स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? सी से होनी चाहिए। तो सी आपका क्या हो गया? सी आपका स्टार्टर हो गया जिसने ए और बी को कनेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही इज पुअर। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही स्पेंड्स अ लॉट। वो गरीब है, वो बहुत पैसा खर्च करता है। ये मेरा सेंटेंस ए था, ये मेरा सेंटेंस बी था। मुझे ए और बी को कनेक्ट करना था और मुझे स्टार्टर उसमें यूज करना था। और स्टार्टर मुझे क्या यूज करना था? स्टार्टर मुझे यूज करना था वाइल। तो वाइल मेरा क्या हुआ? सी। तो मैंने ए और बी को सी की हेल्प से कनेक्ट किया। वाइल ही इज पुअर, कॉमा ही स्पेंड्स अ लॉट। हालांकि वो गरीब है लेकिन वो खर्चा बहुत करता है। तो ये वाइल मेरा क्या हो गया? ये वाइल मेरा स्टार्टर हो गया इस ए और इस बी का। क्या सभी को समझ में आया? तो स्टार्टर, हाँ ऑल्दो भी लगा सकते हो, कोई भी स्टार्टर लगा सकते हो। तो स्टार्टर का मतलब क्या होता है? स्टार्टर का एक सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी आप वर्ड को यूज करोगे आपको उसको स्टार्टिंग में ही यूज करना पड़ेगा। आप उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। नाम से ही समझ में आ रहा है स्टार्टर। चलो, अब स्टार्टर आया तो एक कनेक्टर भी आ गया। कनेक्टर क्या कहता है? कनेक्टर कहता है कि दो सेंटेंसेस हैं, पहला सेंटेंस है ए, दूसरा सेंटेंस है बी। आपको सी को लगाना है लेकिन आप सी को कहीं भी लगा सकते हो। सी आपका कनेक्टर है, आप सी को कहीं भी लगा सकते हो। आप सी ए बी भी कर सकते हो, आप ए सी बी भी कर सकते हो। लास्ट में नहीं लगा सकते लेकिन उसकी जगह आप सी को कहीं भी लगा सकते हो। तो मैंने लिखा ही इज पुअर, he spends a lot। तो मैंने क्या किया? बीच में लगा दिया सी को। he is poor but he spends a lot। वो गरीब है लेकिन वो बहुत खर्चा करता है। तो बट यहां पे क्या हो गया? बट यहां पे कनेक्टर हो गया। तो क्या ये बात समझ में आई सभी को? कनेक्टर कहीं पे भी आ सकता है लेकिन स्टार्टर सिर्फ स्टार्टिंग में आएगा। कनेक्ट, इसमें वाइल भी आ सकता है, ही इज पुअर वाइल ही स्पेंड्स अ लॉट, या वाइल ही इज पुअर ही स्पेंड्स अ लॉट। तो कनेक्टर कहीं भी आ सकता है लेकिन स्टार्टर सिर्फ स्टार्टिंग में ही आएगा। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे कह सकती हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, एवरी स्टार्टर इज अ कनेक्टर। हर स्टार्टर एक कनेक्टर होता है बट एवरी कनेक्टर इज नॉट अ स्टार्टर। लेकिन हर कनेक्टर स्टार्टर नहीं होता।
every connector is not a starter. हर स्टार्टर, कनेक्टर्स बहुत सारे हैं, इसमें से कुछ को स्टार्टर की तरह यूज किया जा सकता है और कुछ को स्टार्टर की तरह यूज नहीं किया जा सकता। तो स्टार्टर्स जो है वो एक सबसेट होता है कनेक्टर का। कोई परेशानी किसी को? चलो अब ऐसे वर्ड्स देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है जो स्टार्टर नहीं हो सकते। पैराजंबल में भी यही वाला कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है कि कुछ वर्ड्स जो स्टार्टर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल बट कभी भी स्टार्टर नहीं हो सकता। बट के साथ कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। दो सेंटेंस जिनको ज्वाइन कर रहा है उनके स्टार्टिंग में बट नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं हाउएवर कभी भी स्टार्टर नहीं हो सकता। मोरओवर कभी भी स्टार्टर नहीं हो सकता। ये बीच में आ सकते हैं लेकिन ये स्टार्टर्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल येट फिर भी स्टार्टर नहीं हो सकता। ऑल्सो वैसे कंजंक्शन नहीं होता है तो ऑल्सो को नहीं लिखते हैं यहाँ पे। ऑल्सो तो एक तरीके से क्या होता है, कंजंक्शन है नहीं। ऑल्सो दो सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर रहा, ऑल्सो तो सिर्फ ऐड करने के लिए है। हाँ, स्टिल ये स्टार्टर नहीं हो सकता। फर्दर मोर ये स्टार्टर नहीं हो सकता। मीनवाइल मीन्स उस दौरान, ये सारे स्टार्टर्स नहीं हो सकते। एंड स्टार्टर नहीं हो सकता, स्टार्टिंग से नहीं हो सकता। एज वेल एज स्टार्टर नहीं हो सकता। चलो, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कनेक्टर कहाँ आएगा, कौन सा स्टार्टर कहाँ आएगा? तो उसके लिए कुछ कैटेगरीज में हमने स्टार्टर्स और कनेक्टर्स को डिवाइड किया है। चलो, तो एक करके कुछ कैटेगरीज की बात करते हैं जिसमें स्टार्टर्स और कनेक्टर्स को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी, पहले सारी कैटेगरी के नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके हम सारी की सारी कैटेगरीज पढ़ेंगे। बिकॉज से स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज ही इज गुड, कॉमा ही गेट्स गुड मार्क्स। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हमारी आती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, दैट इज कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी। इसके बाद हमारी कैटेगरी आती है एडिशनल कैटेगरी। इसके बाद हमारी कैटेगरी आती है रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी। इसके बाद हमारी कैटेगरी आती है सिमिलैरिटी वाली कैटेगरी। ये छोटी छोटी कैटेगरीज हैं बात की जो है। एक छोटी सी कैटेगरी आती है कंडीशनल कैटेगरी या कंडीशंस। तो ये दोनों तो छोटी छोटी कैटेगरीज हैं। सबसे मेन जो कैटेगरीज होती हैं वो ये तीनों होती हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन्हीं तीनों कैटेगरीज से आते हैं। तो आइए सबसे पहली कैटेगरी को डिटेल में पढ़ते हैं और इसका नाम है कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी। कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी को यूज कब किया जाता है? कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी को यूज तब किया जाता है जब आपके पास दो सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस है आपका ए, एक सेंटेंस है आपका बी। ए और बी एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रहे हैं। ए और बी कैसे बात कर रहे हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रहे हैं। ए में कुछ अच्छी बात हो रही है तो बी में कुछ खराब बात हो रही है, या ए में कुछ खराब बात हो रही है तो बी में कुछ अच्छी बात हो रही है। तो ए और बी जब एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो हम जो कैटेगरी का यूज करते हैं वो होती है हमारी कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी। एडिशनल कैटेगरी क्या होती है? एडिशनल कैटेगरी होती है जब हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं। तो ए और बी है, ए में भी कोई बात बोली गई, बी में भी कोई बात बोली गई, तो क्या हो गया? एडिशनल कैटेगरी। ए में कोई नेगेटिव बात बोली गई, बी में भी कोई नेगेटिव बात बोली गई, तो क्या हो गई? एडिशनल कैटेगरी। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं और इनका कोई भी दूसरा काम नहीं होता है। तीसरी कैटेगरी पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट एंड रीजन कैटेगरी। रिजल्ट एंड रीजन कैटेगरी में क्या होता है? एक कारण होता है, एक कॉज होता है और दूसरा उसका रिजल्ट होता है, दूसरा उसका इफेक्ट होता है। तो ये कौन सी चीज को फॉलो करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। एक कारण हुआ, उसका कुछ रिजल्ट आया, तो उस केस में हम रिजल्ट एंड रीजन कैटेगरी को फॉलो करते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हमारी कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के अंदर कनेक्टर्स आते हैं। आप लोग भी बताना स्टार्ट करोगे, मैं भी बताना स्टार्ट करूंगी। बहुत सारे होते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो एक साथ लिख लेते हैं, फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके आते जाएंगे। तो सबसे पहला कॉन्ट्रास्ट में आता है बट। वैसे अभी मैं आप लोगों को ग्रामर ग्रंथ के अंदर कंजंक्शंस टॉपिक पढ़ाऊंगी,
तो कंजंक्शंस टॉपिक में आपके सारे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो परेशान मत होना कोई रह जाए या किसी का मीनिंग नहीं समझ में आए, कंजंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे, कंजंक्शन में सारे कनेक्टर्स डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ, मीनिंग के साथ, हिंदी मीनिंग के साथ, सबके साथ। बट दो, ऑल्दो, whereas मीन्स जबकि, इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद, डेस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट के आगे ऑफ नहीं लगाते, नेवरदलेस, नेवरदलेस मीन्स इसके बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग इसके बावजूद, नॉनदलेस फिर से सही मीनिंग इसके बावजूद, हाउएवर हालांकि, वाइल हालांकि, फिर आपका होगा इवन इफ, अगर ये भी कर दूं तो भी ये भी कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है, इवन दो हालांकि, एल्बिट, एल्बिट का मीनिंग भी क्या होता है, हालांकि, स्टिल फिर भी, येट फिर भी। तो ये सारे के सारे कौन सी कैटेगरी के हैं, ये सारे के सारे आपके कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी, तो ये सारे के सारे क्या आ गए, सारे के सारे आपके कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी आ गए। इवन इफ, इवन इफ तो हमने लिख ही लिया, इवन एज, कोई परेशानी, मतलब ये कैसी टोन्स को कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टोन को नेगेटिव टोन के साथ, नेगेटिव टोन को पॉजिटिव टोन के साथ। इसके बाद आते हैं एडिशनल कैटेगरी पे। एक मिनट दीजिए, मैं जरा स्लाइड्स ऐड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं एडिशनल कैटेगरी पे। एल्बिट मीन्स ऑल दो बेटा, हालांकि। एडिशनल कैटेगरी क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को ऐड करेगी। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल ये बल्कि ये भी। ईदर और, या तो ये या फिर ये। नीदर नॉर, ना केवल ये बल्कि ये भी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। V1 प्लस ING से एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। प्रेपोजिशन से एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन है, विद एक प्रेपोजिशन है, एज वेल एज से एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। मोर ओवर मतलब इंफॉर्मेशन ऐड की। फर्दर मोर मतलब इंफॉर्मेशन ऐड करी। अकेला एंड, अकेला और मतलब इंफॉर्मेशन ऐड करी। मीनवाइल मतलब उस दौरान इंफॉर्मेशन ऐड करी। टुगेदर विद, अपार्ट फ्रॉम। अच्छा, वाइल को दोनों कैटेगरी में डालते हैं। वाइल आपने देखा होगा मैंने कॉन्ट्रास्ट में भी डाला था, वाइल को मैं यहां पे भी डालूंगी। वाइल एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर भी होता है और कॉन्ट्रास्ट का भी कनेक्टर होता है, दोनों का कनेक्टर होता है वाइल। वाइल इकलौता ऐसा कनेक्टर है जिसको दोनों में यूज करते हैं। इसको डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। तो बेसिकली है क्या, दो इंफॉर्मेशन को जो ऐड करता है वो कौन सी कैटेगरी हो गई आपकी, वो आपकी एडिशनल कैटेगरी हो गई। इसके बाद आपका आता है रिजल्ट एंड रीजन कैटेगरी, या जिसको हम रीजन और रिजल्ट कैटेगरी बोलते हैं। इस कैटेगरी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है जहां पे रीजन पहले आता है और रिजल्ट बाद में आता है, और दूसरा पार्ट होता है जहां पे रिजल्ट पहले आता है और रीजन बाद में आता है। इंपॉर्टेंट क्या है, बाद वाला, कि बाद में रिजल्ट आ रहा है या बाद में रीजन आ रहा है। इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कौन सा कनेक्टर यूज किया जाए। तो किस किस के बाद में रिजल्ट आता है, हैंस के बाद में रिजल्ट आता है।
सो के बाद में रिजल्ट आता है, देयरफॉर के बाद में रिजल्ट आता है, दस के बाद में रिजल्ट आता है, सिंस के बाद में रिजल्ट आता है, एज अ रिजल्ट करके भी लिखते हैं, कॉन्सिक्वेंटली करके भी लिखते हैं, दैट्स वाई करके भी लिखते हैं। तो इन सब के बाद हम क्या लगाते हैं, इन सब के बाद हम रिजल्ट लगाते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या होती है, जिनके बाद हम रीजन लगाते हैं। रीजन किस किस के बाद लगाते हैं, अच्छा सिंस इस वाली कैटेगरी में आता है, एक सेकेंड। अब किन किन के बाद हम रीजन लगाते हैं, तो बिकॉज के बाद हम रीजन लगाते हैं, एज के बाद हम रीजन लगाते हैं, सिंस के बाद हम रीजन लगाते हैं, ड्यू टू के बाद हम रीजन लगाते हैं, ओइंग टू के बाद हम रीजन लगाते हैं, बिकॉज ऑफ तो इसी में आ गया। तो इन सब के बाद हम क्या लगाते हैं, फॉर के बाद हम रीजन लगाते हैं। तो ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं कि इनके बाद हम क्या लगाते हैं, इनके बाद हम रीजन लगाते हैं। तो ये हो गए रीजन और रिजल्ट कैटेगरी, और ये हो गया आपका रिजल्ट एंड रीजन कैटेगरी। ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू द फैक्ट दैट, सबके बाद क्या लगता है, सबके बाद रीजन लगता है। कोई परेशानी इस कैटेगरी में? इनको ना रटने की जरूरत नहीं है, जो मैं अभी बता रही हूँ ना, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम रटना है क्या इनको, नहीं रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे अपने आप याद होता हुआ जाएगा। तो रटने पे कोई फोकस नहीं करना है, क्वेश्चंस पे फोकस करना है। क्वेश्चंस पे फोकस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल। चलो अगली कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट छोटी छोटी कैटेगरीज बची हैं। एक कैटेगरी है सिमिलैरिटी वाली कैटेगरी। इसमें क्या होता है, इसमें दो सिमिलर चीजें होती हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल एक जैसी है, सिमिलरली लगा देते हैं, सिमिलरली, लाइकवाइज लगा देते हैं। कंपैरिजन वाली कैटेगरी होती है, इसमें कंपेयर कर लेते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं, जैसे कंपैरिजन का एक वर्ड होता है THAN, तो इसको कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। एज और एज को कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, दोनों को सिमिलर बताते हैं। तो जब एक कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन, एक जैसा बता रहे हैं तो सिमिलर। इनफैक्ट एज और एज जो इसमें भी आ जाता है, एक जैसा बता रहे हैं, सिमिलर बता रहे हैं। फिर एक कंडीशन वाली छोटी सी कैटेगरी होती है, उसमें क्या करते हैं, कंपैरिजन, उसमें कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। अनलेस, जब तक ऐसा ना हो ऐसा नहीं होगा। सपोज कर लो अगर ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा। अनटिल, जब तक ये ना हो तब तक ये नहीं होगा। तो इसमें क्या लगाते हैं, इसमें कंडीशंस लगा देते हैं। तो ये छोटी छोटी सी कैटेगरीज है, ये आपको सेंटेंस देखते ही समझ में आ जाएंगी। कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की? अब मेन मकसद क्या होता है, देखो मेन मकसद होता है इस पूरे स्टार्टर्स और कनेक्टर्स के चैप्टर में, आज हम लेवल 1 करेंगे, फिर लेवल 2 पे जाएंगे, फिर लेवल 3 पे जाएंगे। मेन मकसद, मेन चीज जो होती है वो होता है सेंटेंस को रीड करके कैटेगरी को समझना। अगर आपने सेंटेंस रीड कर लिया और आपको कैटेगरी समझ में आ गई तो क्या होगा, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेवल 1 करेंगे, पहले कुछ कनेक्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ स्टार्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमें दोनों तरह के क्वेश्चंस में डिफरेंस भी समझ में आए कि कनेक्टर और स्टार्टर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो करना क्या है, ये दो शब्द, आप दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इन दोनों सेंटेंस को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्टर का मतलब क्या, कहीं पे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है। चलो पहले मुझे इन दोनों सेंटेंस को पढ़ो और मुझे कैटेगरी बताओ, कैटेगरी कौन सी है। आंसर मत बताना डायरेक्ट प्लीज, पहले मुझे कैटेगरी जाननी है आप सभी से। मुझे स्पाइसी फूड खाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने खा लिया। मुझे मन नहीं था लेकिन मुझे खाना पड़ा, या मैंने खा लिया। ऑपोजिट बातें कर रहे हैं, यहां पे मन नहीं था, यहां खा लिया। तो कैटेगरी कौन सी हुई, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी हुई। कोई परेशानी किसी को? चलो अब मैंने कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी आइडेंटिफाई कर ली। अब यहां पे आते हैं, सर्टेनली कैसी कैटेगरी होती है, सर्टेनली एक और कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं हम एम्फेसाइजिंग कैटेगरी।
एम्फेसिस कह सकते हो, मतलब जो किसी चीज के ऊपर जोर डाले। तो यहाँ पे हम किसी चीज के ऊपर जोर डालने की तो बात नहीं कर रहे, सर्टेनली मतलब श्योरली भी आता है इसमें, डेफिनेटली भी इसी कैटेगरी में आता है कि मतलब वो चीज एकदम सच है। तो चलो ये तो नहीं हो सकता। डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स इसके बावजूद, तो ये तो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है। नेवरदलेस का मीनिंग भी क्या होता है, इसके बावजूद, ये भी कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है। फॉर इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, हम किसी चीज का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका एडिशनल कैटेगरी का होता है। आप किसी चीज का एग्जाम्पल दे रहे हो, इसका मतलब उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, तो ये कौन सी कैटेगरी का हो गया, ये होता है एडिशनल कैटेगरी। अब मेरे पास दो बचे हैं, एक तो डिस्पाइट बचा है और एक नेवरदलेस बचा है। अब एक यहां पे एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, हमेशा इस बात को याद रखना, डिस्पाइट के आगे हम कभी भी नाउन नहीं लगा सकते, या डिस्पाइट के आगे कभी भी नाउन और प्रोनाउन डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता। इस बात को डबल स्टार मार करके लिखिएगा कि डिस्पाइट के आगे कभी भी नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ यूज, या दोनों में से कोई भी यूज नहीं हो सकता। तो अगर मैंने एक सेंटेंस आपको दिया, इससे एक एरर का क्वेश्चन भी बनता है। अगर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, आई लाइक हिम डिस्पाइट हर, तो ये सेंटेंस क्या सही है, नहीं। डिस्पाइट के आगे अगर आपको कभी भी सेंटेंस बनाना होता है तो आप कैसे बनाते हो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस सच्चाई के बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। आपको सेंटेंस कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे। तो अगर आपको कोई भी बात को डिस्पाइट से कनेक्ट करना है तो आप कैसे बनाओगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। अब इस सेंटेंस को आप कैसे पूरा करोगे, अगर मुझे इस सेंटेंस को डिस्पाइट से ही कनेक्ट करना होता तो मैं इसको कैसे बनाती, ध्यान से समझना, बहुत हेल्प करेगा। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वॉज नॉट विलिंग टू ईट स्पाइसी फूड, इस सच्चाई के बावजूद मैं स्पाइसी फूड नहीं खाना चाह रही थी, बिकॉज ऑफ माई पुअर डाइजेशन, मेरे पुअर डाइजेशन की वजह से, कॉमा आई एट इट एज देयर वॉज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल एट द मोमेंट। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई भी दूसरा ऑप्शन उस मोमेंट पे अवेलेबल नहीं था। तो अगर मुझे इन दोनों को डिस्पाइट से कनेक्ट करना होता तो मुझे यहाँ पे इस फ्रेज को ऐड करना पड़ता। कोई परेशानी किसी को? तो जब भी आपको डिस्पाइट के आगे कोई बात लिखनी होती है तो आपको इस फ्रेज को ऐड करना पड़ता है, बट यहाँ पे तो ये फ्रेज दे ही नहीं रखा, यहाँ पे तो सिर्फ डिस्पाइट की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। दा बेटा आर्टिकल है, फैक्ट नाउन है, उसके जस्ट तुरंत बाद नाउन नहीं आ सकता। डिस्पाइट के, डिस्पाइट के तुरंत बाद कभी भी नाउन नहीं आ सकता। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, नेवरदलेस का मीनिंग क्या होता है, इसके बावजूद। तो आई वॉज नॉट विलिंग टू ईट स्पाइसी फूड बिकॉज ऑफ माई पुअर डाइजेशन, मैं स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहती थी बिकॉज ऑफ माई पुअर डाइजेशन, मेरे पुअर डाइजेशन की वजह से। नेवरदलेस, इसके बावजूद भी मैंने खा लिया। नेवरदलेस आई एट इट, मैं नहीं खाना चाहती थी, इसके बावजूद भी मैंने खा लिया। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी ऑप्शन। चलो, अब एक बच्चे को ना डाउट है, एक बच्चे को, अब यहाँ पे ना हमने एक और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि हम लोग अपने माइंड को जितना ज्यादा यूज करें, जितना ज्यादा कंफ्यूज करेंगे उतना ज्यादा हम सीखेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की थी। कॉम्प्लेक्स बनाने की कैसे कोशिश की थी, मैंने यहाँ पे आपको कनेक्टर्स और दिए थे। एक मैंने आपको यहाँ पे भी एज दिया था और एक मैंने आपको यहाँ पे भी बिकॉज दिया था। दिख रहा था ये सभी को? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। इस बिकॉज का और इस एज का कोई भी लेना देना नहीं था इस सेंटेंस से। ये बिकॉज इन दोनों को कनेक्ट कर रहा था, ये रीजन था, सॉरी, ये जो बिकॉज था ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा था, ये रिजल्ट था, ये रीजन था, रिजल्ट और रीजन के बीच में बिकॉज लगा रखा था, ये एज इन दोनों को कनेक्ट कर रहा था, ये रिजल्ट था और ये रीजन था।
मैंने खा लिया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे स्पाइसी फूड नहीं खाना था क्योंकि मेरा पुअर डाइजेशन था। तो ये बिकॉज इन दोनों को कनेक्ट कर रहा था, ये एज इन दोनों को कनेक्ट कर रहा था। इसका इस पूरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था, हमें इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कनेक्टर बताना था। तो एक ही क्वेश्चन में हमने 3 कनेक्टर्स का यूज किया। एक, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रास्ट थे तो हमने नेवरदलेस लगाया। ये रिजल्ट था, ये रीजन था, तो हमने बीच में बिकॉज लगाया। ये रिजल्ट था, ये रीजन था, तो हमने बीच में एज लगाया। क्या सभी को क्लियर हुआ? टेक 1 मिनट, 1 मिनट ले लो और फिर पूछो, कोई डाउट है तो। यस, क्लियर। तो ये बिकॉज इन दोनों का कनेक्टर था, ये एज इन दोनों का कनेक्टर था, और ये नेवरदलेस इन दोनों का कनेक्टर था। मैम डिस्पाइट के आगे ऑफ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। इंस्पाइट के आगे ऑफ लगता है, डिस्पाइट के आगे ऑफ नहीं लगता। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे कैटेगरी बताना। डिस्पाइट से स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है स्टार्ट। पहले मुझे कैटेगरी बताना। ये जो बैन है इसका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्री पे, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो थे उस रीजन पे वो रिलाई कर रहे थे, डिपेंड करते थे रॉ कॉटन पे जो चाइना से आ रही थी। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। बैन लगा दिया तो इम्पैक्ट पड़ गया भाई, बहुत सारे लोग डिपेंडेंट थे, बैन लग गया, नेगेटिव है। इंडस्ट्री पे अर्थक्वेक भी आ गया, सिचुएशन और खराब हो गई, फिर से नेगेटिव टोन है। नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी का कनेक्टर लगेगा? एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर लगेगा। चलो, ऑल्दो जो होता है कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है। फर्दर मोर जो होता है एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होता है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, ऐड करता है। कौन सी कैटेगरी का कनेक्टर है? एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर है। ऑन दी अदर हैंड कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है। ओइंग टू रिजल्ट और रीजन कैटेगरी का कनेक्टर होता है। यहाँ पे रिजल्ट और रीजन तो है नहीं, तो आंसर इज व्हाट? बी। कोई परेशानी किसी को? सबका सही निकला? चलो अगला क्वेश्चन। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो फेस करते हैं वो क्या है कि उनको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स माना जाता है एम्प्लॉयज की जगह। उनको क्या मानते हैं? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मानते हैं। ये प्रॉब्लम है। चलो प्रॉब्लम है तो नेगेटिव टोन है। उनको फायदे भी नहीं मिलते, जैसे कि उनको मिनिमम वेज नहीं मिलती, उनको पैसा नहीं मिलता, ओवर टाइम का पे नहीं मिलता, ये भी नेगेटिव टोन है। अच्छा आपको एक चीज और बतानी थी, एक चीज को स्टार मार्क करके लिखिएगा, वही थ्योरी में ही लिखना उस चीज को। जहां पे मैंने रिजल्ट और रीजन पढ़ाया है ना, इसके ब्रैकेट में लिखना इट इज अ पार्ट ऑफ एडिशनल कैटेगरी। ये किसका हिस्सा होता है? ये एडिशनल कैटेगरी का ही एक हिस्सा होता है। क्यों? अगर आप किसी चीज का रिजल्ट बता रहे हो इसका मतलब इंफॉर्मेशन को ऐड तो कर रहे हो ना। अगर आप किसी चीज का रिजल्ट बता रहे हो या आप किसी चीज का रीजन बता रहे हो, इसका मतलब इंफॉर्मेशन को तो ऐड ही कर रहे हो ना। खराब चीज का रिजल्ट खराब होगा, अच्छी चीज का रिजल्ट अच्छा होगा, मतलब नेगेटिव टोन है तो नेगेटिव रिजल्ट ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव टोन है तो पॉजिटिव रिजल्ट ऐड कर रहे हो। तो रिजल्ट एंड रीजन भी एक हिस्सा होता है एडिशनल कैटेगरी। चलो अब आ जाते हैं यहां पे।
इन सब की कैटेगरीज आइडेंटिफाई करते हैं। एज अ रिजल्ट क्या है, रीजन और रिजल्ट कैटेगरी का है। रादर कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है। अनलेस कंडीशनल कैटेगरी का होता है। बियॉन्ड तो कनेक्टर ही नहीं होता। बियॉन्ड क्या होता है, बियॉन्ड वैसे एक प्रपोजिशन होता है। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड का मतलब होता है उसके परे, उसके भी आगे। तो बियॉन्ड क्या होता है, उससे भी दूर, उस चीज के परे, ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज की दूसरी तरफ। तो बियॉन्ड तो कनेक्टर स्टार्टर दोनों ही नहीं होते भाई, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। चलो, कंडीशन है नहीं, कॉन्ट्रास्ट है नहीं, इसको चेक कर लेते हैं रीजन और रिजल्ट है क्या। क्योंकि प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्टर्स माना जाता है, एम्प्लॉयज नहीं माना जाता, इसीलिए उनको वो सारे फायदे नहीं मिलते। क्योंकि वो एम्प्लॉयज नहीं है, इसलिए उनको वो सारे फायदे नहीं मिलते। क्योंकि वो एम्प्लॉयज नहीं है, इसीलिए उनको फायदे नहीं मिलते। इसका मतलब क्या है, ये रीजन हो गया, ये रिजल्ट हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर इज एज अ रिजल्ट। समझ आ रहा है। देखो, आज बेसिक की क्लास करा रही हूं, बेसिक समझ में आएगा ना, कल तभी हाई लेवल कर पाओगे। तो बेसिक सीखना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाई लेवल ऑफ स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स। चलो अगला क्वेश्चन आंसर देंगे। नोकिया जो है एक रिनोन्ड कंपनी थी। रिनोन्ड मीन्स बहुत ही फेमस कंपनी थी दुनिया सेल्युलर नेटवर्क्स के वर्ल्ड में, जिसको 1865 में स्थापना की गई थी इनके द्वारा। चलो, नोकिया की क्या दी हुई है, तारीफ की गई है, बहुत फेमस कंपनी थी भाई। कंपनी गिर गई, और ये एक वार्निंग है रिस्क की, कि अगर कोई इनोवेशन को निग्लेक्ट करता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, पावरफुल कंपनीज भी गिर जाती हैं। नेगेटिव टोन है, पॉजिटिव और नेगेटिव टोन है। कौन सी कैटेगरी का कनेक्टर, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर। हाउएवर कॉन्ट्रास्ट है भाई। इन पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलरली, किसी चीज को क्या कर रहे हो, फिर से एम्फेसाइज कर रहे हो, तो ये कौन सी कैटेगरी होती है, एम्फेसाइज करने वाली कैटेगरी, जोर देते हैं। लाइकवाइज सिमिलैरिटी वाली कैटेगरी होती है। हेंस जो होता है वो रीजन और रिजल्ट कैटेगरी होती है। तो आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। कैटेगरी बताओ कौन सी कैटेगरी है। इस डेटा के हिसाब से, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज डेटा के हिसाब से, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट सेंसस में काउंटिंग के हिसाब से 12% से कम एम्प्लॉयज विमेन थी, जो 15% हो गया 2021 में। नेगेटिव टोन है, इतनी सी विमेन थी भाई। 17% ऑफ सेक्रेटरीज इन द आईएएस वर विमेन इन 2022 में इतनी सी विमेन थी। तो ये भी कौन सी टोन है, नेगेटिव टोन है। तो कौन सी कैटेगरी का कनेक्टर आएगा, एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर आएगा। चलो, वाइल दोनों कैटेगरी का होता है, एडिशनल कैटेगरी का भी होता है और कॉन्ट्रास्ट का भी होता है। एज अ रिजल्ट रीजन और रिजल्ट कैटेगरी का होता है। फर्दर, अच्छा फर्दर कोई कनेक्टर होता है क्या। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं वो कंफ्यूज हो गए लगता है, जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं वो कंफ्यूज हो गए। फर्दर मोर तो होता है। फर्दर मोर का मतलब क्या है, हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। अकेला फर्दर तो होता ही नहीं है कोई कनेक्टर। फर्दर का मीनिंग तो आगे होता है, ही मूव्ड फर्दर। अगर कनेक्टर की तरह यूज करते हैं तो फर्दर मोर होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। अनलाइक तो क्या है, कंपैरिजन वाली कैटेगरी का कनेक्टर, कंपेयर कर रहे हैं कि ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज। कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की।
आगे बढ़े, चले। तो फर्दर तो कोई कंजंक्शन होता ही नहीं है, और कनेक्टर्स क्या होते हैं, जनरली कंजंक्शंस होते हैं। चलो नेक्स्ट, फर्दर का मीनिंग होता है आगे। फर्दर को एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, फर्दर को वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, फर्दर को एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं, बट फर्दर को कंजंक्शन की तरह यूज नहीं करते। कोई डाउट तो नहीं है मैम, एज अ रिजल्ट क्यों नहीं आ सकता? 2021 में इतना था, इसकी वजह से 2022 में इतना था, क्या ये इसका रीजन है? नहीं, ये तो सिर्फ डेटा दिया हुआ है, तो एज अ रिजल्ट कैसे लगा दो? स्मिता के पास 4 असिस्टेंट्स थे जो रिसर्च प्रोजेक्ट में उसकी मदद करते हैं। उन्हें 2 हफ्ते लग गए फिनिश करने के लिए। 4 असिस्टेंट थे, उसके बावजूद भी 2 हफ्ते लग गए फिनिश करने में। 4 लोग थे मदद करने के लिए, 2 हफ्ते लग गए फिनिश करने में। चलो, इंस्पाइट, फिर से वही वाली बात आ गई, इंस्पाइट के साथ क्या होगा? इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट लगाना पड़ेगा। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, फिर आगे करना पड़ेगा, स्मिता हैड 4 असिस्टेंट्स टू हेल्प हर विद द रिसर्च प्रोजेक्ट, कॉमा इट टुक देम 2 वीक्स टू फिनिश। तो ये तो नहीं हो सकता। इंस्पाइट के आगे हमेशा ऑफ लगता है, हमेशा याद रखना। स्पेशली तो जोर डालने के लिए होता है। कौन सी कैटेगरी होती है? एम्फेसाइजिंग कैटेगरी होती है, फिर से जोर डालने के लिए यूज किया जाता है। मोर ओवर एडिशनल कैटेगरी का होता है, 2 सेम टोन की इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है, तो एडिशनल तो है नहीं। नेवरदलेस का मीनिंग होता है इसके बावजूद। तो स्मिता हैड 4 असिस्टेंट टू हेल्प हर विद द रिसर्च प्रोजेक्ट, स्मिता के पास 4 असिस्टेंट थे, नेवरदलेस इसके बावजूद भी उनको 2 हफ्ते लगते। तो आंसर इज व्हाट? डी। अब एक बच्चे का डाउट है कि मैम हो सकता है 4 असिस्टेंट हो इसीलिए 2 हफ्ते में लगाओ, हो सकता है 2 हफ्ते का टाइम कम हो। कुछ बच्चों का डाउट क्या होगा कि मैम 4 असिस्टेंट थे इसीलिए 2 हफ्ते में हो गया, हो सकता है ये रीजन हो, क्योंकि 4 असिस्टेंट थे इसीलिए 2 हफ्ते लगे, ये रिजल्ट हो। तो ये कैटेगरी भी हो सकती है, रीजन और रिजल्ट कैटेगरी भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, रीजन और रिजल्ट कैटेगरी भी हो सकती है, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो रीजन और रिजल्ट कैटेगरी का हो। मतलब एग्जामिनर ने इस बात को ध्यान रखा है कि इस चीज को लेके आप कंफ्यूज ना हो। ऊपर से दूसरी चीज जो आपको हेल्प करती है, यहाँ पे ओनली लगा देते, इट टुक देम ओनली 2 वीक्स टू फिनिश, तो आपको और क्लैरिटी हो जाती है। अगर ओनली 2 वीक्स लिखा होता तो ये क्लियर हो जाता कि रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी है। मैम ई नहीं हो सकता? नहीं, जब आपका एक आंसर मैच कर रहा है तो ई कैसे मार्क कर दोगे? नेवरदलेस तो मैच कर रहा है ना, जब ए आंसर मैच कर रहा है तो ई तो बिल्कुल मार्क नहीं कर सकता। ई का तो मतलब होता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा। नहीं, नेवरदलेस बिल्कुल सही है, तो ई तो कभी आंसर मार्क कर ही नहीं सकता। जब 2 आंसर्स हो सकते हैं उस केस में कभी भी ई नहीं आता। ई का मतलब है कोई भी आंसर नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट। अच्छा, इसे इंस्पाइट में ना स्पेस मत करना, इस चीज को भी मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, स्पेस को हटा देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। इंस्पाइट को ऐसे लिखते हैं, इंस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद। तो इस चीज के बावजूद इंस्पाइट, इंस्पाइट के आगे हमेशा क्या लगता है? ऑफ लगता है। चलो, दूसरी चीज क्या होती है? एक होता है इन स्पाइट। ये दोनों शब्द जो होते हैं बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो जाता है। यहां पे अब इन क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया, और स्पाइट क्या हो गया? स्पाइट वर्ड एक बहुत ही नेगेटिव शब्द होता है जिसका मीनिंग होता है कि आप किसी से ना नफरत करते हो। तो अगर ऐसे दूर दूर लिखा हो ना, इन अलग लिखा हो, स्पाइट अलग लिखा हो, तो उसका मतलब क्या होता है? उससे घृणा में उसने ये काम किया। इन स्पाइट टूवर्ड्स हिम ही डिड दैट सॉर्डेड टास्क, मतलब उस घृणा में उसने ये काम किया। तो स्पाइट इज व्हाट? घृणा, और इन मीन्स उस घृणा के अंदर, मतलब उस गंदी फीलिंग से उसने ये काम किया। तो इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एक कंजंक्शन है। ये क्या है? ये एक प्रपोजिशन है, और ये क्या है? ये एक नाउन। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट।
रेलवे मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया लोगों को 1000 बार कि भाई मत करो ना, ट्रेन कोच के वॉश बेसिन को क्लॉग मत करो। क्लॉग का मतलब क्या होता है, उसमें कूड़ा करकट मत डालो कि वो रुक जाए। फिर भी वो करते रहे भाई, उनको बोला गया फिर भी करते गए। बोला गया अच्छी बात है, करते गए खराब बात है। कौन सी कैटेगरी? कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी। लाइकवाइज सिमिलैरिटी वाली कैटेगरी होती है, येट कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी होती है। इन दिस केस, इस केस में एम्फेसाइज कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। कॉन्सिक्वेंटली रीजन और रिजल्ट कैटेगरी होती है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज बी। फिर भी वो लोग करते रहे, उनको इतनी बार बोला फिर भी करते रहे। येट का मीनिंग क्या होता है? फिर भी। एक बच्चे का डाउट है मैम मोरओवर भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, मोरओवर में इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है। तो मोरओवर में हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। उसके पास 4 असिस्टेंट थे, 6 इंजीनियर्स थे। अगर इसी के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड की जाती तो मोरओवर लगाते हैं। मोरओवर में सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। ये आर्टिस्ट है, ये डांसर भी है, इसके पास 4 असिस्टेंट है, 4 फैकल्टीज भी हैं, तब मोरओवर आता है। ये 2 अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है उसके पास क्या है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना समय लगा काम को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे मोरओवर नहीं ऐड कर सकते। समझ रहे हो? मोरओवर सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए ऐड होता है। आई हैव 2 बुक्स, मोरओवर आई हैव 5 पेंसिल्स, तब मोरओवर लगा सकते हो। चलो अगला। आएगा धीरे धीरे, कॉन्फिडेंस आएगा, डोंट वरी, आ जाएगा धीरे धीरे, बस रेगुलर करते रहना। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने बोला, दैट ही डजंट थिंक, उसको नहीं लगता कि नेहा को कोई सीरियस बिहेवियरल प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला कि मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, पॉजिटिव टोन है। शी विल मेक हर गो थ्रू सम टेस्ट, लेकिन फिर भी वो टेस्ट तो करवाएगी। डॉक्टर ने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट तो करवाऊंगी। डॉक्टर ने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट करवाऊंगी। कैसे टोन लग रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन टेस्ट तो करवाना पड़ेगा। तुम्हें फीवर नहीं है लेकिन फीवर तो नापना पड़ेगा। कैसी टोन बताओ? कॉन्ट्रास्ट, राइट। घोटाला मत करना। नंदालेस मीन्स फिर भी, इसके बावजूद भी, बिल्कुल मैच कर गया, कॉन्ट्रास्ट। फाइनली, फाइनली मीन्स आखिरी वाली बात बता रहे हो। अदरवाइज ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। अदरवाइज क्या है? तुम टाइम पे आना स्टार्ट कर दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। कॉरेस्पॉन्डिंगली का मतलब सिमिलरली होता है, या कनेक्शन में, इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन टू इट, जब कनेक्शन बता रहे होते हैं। तो आंसर इज व्हाट? डॉक्टर के लिए शी है बेटा, ये हर नेहा के लिए है। नहीं सॉरी, डॉक्टर के लिए ही है, हर नेहा के लिए है। डॉक्टर said that he doesn't think that Neha has any serious behavioral problem. She will make her go through some test for the same. अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको शी कर देना। डॉक्टर भी शी है, नेहा भी शी है, तभी तो यहाँ पे शी और हर आया है। अदरवाइज यूज करते हैं, 2 कनेक्टर्स होते हैं, इनको भी सीख लेते हैं। एक होता है अदरवाइज और एक होता है लेस्ट। दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये भी एक तरीके से कंडीशनल कैटेगरी में ही आ जाते हैं। इस चीज को पूरा कर लो, नहीं तो वरना ये हो जाएगा। वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत कर लो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। मेहनत कर लो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये लेस्ट और अदरवाइज भी एक तरीके से कंडीशन है कि भाई इस कंडीशन को पूरा कर लो, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत? मैम यहाँ पे आपने शी क्यों किया? यहाँ पे मैंने शी बेटा इसलिए किया क्योंकि डॉक्टर
ही तो टेस्ट करवाएगी, डॉक्टर ही तो टेस्ट करवाएगी, तो डॉक्टर के लिए यहाँ पे शी है तो यहाँ पे भी तो शी आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको शी कर दिया। डॉक्टर के बारे में बात हो रही है। और ये जो हर था ये नेहा का था, तो नेहा का हर तो सही था, डॉक्टर के में गड़बड़ थी, इसलिए हमने शी कर दिया। कोई परेशानी किसी के लिए? लेस्ट के साथ या तो शुड लगाते हैं या कुछ भी मत लगाओ। लेस्ट यू शुड फेल लिख दो या लेस्ट यू फेल लिख दो, और कुछ नहीं लगा सकते। विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट लेस्ट के साथ नहीं लगाते। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, अभी कंजंक्शंस में भी पढ़ाऊंगी ये चीज। लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है, या फिर कुछ भी मत लगाओ, सिर्फ यू फेल लिख दो, वो भी सही होता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ कनेक्टर, फिर स्टार्टर पे आएंगे। आंसर बताएंगे। स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो जो साउथ ईस्ट एशियन के जो नेशंस हैं टेंड टू बी एक्सेलेंट एट ग्रामर, वो ग्रामर में बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम यूरोप, यूरोप के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर एक्सेल किस में करते हैं? वो ज़्यादातर एक्सेल कन्वर्सेशनल स्किल्स में करते हैं, बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं। तो साउथ ईस्ट के बच्चे ग्रामर में अच्छे होते हैं, यूरोप के बच्चे कन्वर्सेशनल स्किल्स में अच्छे होते हैं। चलो, एडिशनली मीन्स इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ के बच्चे ग्रामर में अच्छे होते हैं, यहाँ के बच्चे एडिशनली भी सही लग रहा है। इवेंचुअली का मीनिंग होता है फाइनली, तो फाइनली नहीं आ सकता। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी तो है नहीं, तो ये भी इन कंपैरिजन अगर इसे कंपेयर करें तो यूरोप के जो स्टूडेंट्स हैं वो कन्वर्सेशनल स्किल्स में अच्छे हैं। ए और डी दोनों सही हैं। ऐसा भी बहुत बार इंग्लिश में होता है कि आपको दो ऑप्शन एकदम ठीक लगते हैं कि ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, इसके लिए आपके क्वेश्चन में हमेशा क्या लिखा हुआ होता है? आंसर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो आंसर मार्क करो। चलो अब मुझे बता दो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है। यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन के बच्चों का यूरोप से कंपैरिजन हो रहा है। ये बच्चे ग्रामर अच्छी करते हैं, ये बच्चे इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी डी, बिकॉज यहाँ पे एडिशनल कैटेगरी तो है ही, बट उसके ऊपर जो सबसे दिखने सबसे ज्यादा क्लियर कैटेगरी है वो कौन सी? कंपैरिजन की। कंपैरिजन चल रहा है, तो ऐसा इंग्लिश में बहुत बार होगा, एग्जाम में भी बहुत बार होगा। आपको दो ऑप्शंस एकदम ठीक लग रहे होंगे, बट उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला आंसर मार्क करना होगा। टेंड टू बी मींस उनका झुकाव उस तरफ है, उस तरफ वो है, मतलब ग्रामर अच्छी है वो उस चीज की तरफ है। कंपैरिजन के साथ टू आता है, नहीं जरूरी नहीं है, इन कंपैरिजन यूज करते। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस टेंड टू बी एक्सीलेंट इन ग्रामर इन कंपैरिजन students from Europe often in comparison to it. बट इसमें ना हाँ एक गड़बड़ है। स्टूडेंट्स यहाँ के अच्छे हैं ग्रामर में इन कंपैरिजन, स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन के आगे ना मैं टू लगाना पड़ेगा। इन कंपैरिजन टू इट, in comparison to it, students from Europe often excel in conversational skills. कंपैरिजन में बच्चे जो यूरोप के हैं वो एक्सेल करते हैं। हाँ, इन कंपैरिजन का टू तो लगाना पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। राइट, विद ने टू लगेगा इन कंपैरिजन टू इट। तो आंसर क्या हो गया? ए। क्योंकि इन कंपैरिजन पूरा नहीं है, इसके आगे कुछ लिखना पड़ेगा, तो आंसर इज व्हाट? ए, नॉट डी। यस, इन कंपैरिजन के साथ कि डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इन कंपैरिजन, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस आएगा।
अगर मैं इसको लिखूं तो पूरा मैं क्या लिखूंगी, इन कंपैरिजन टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हु टेंड टू बी एक्सेलेंट एट ग्रामर, कॉमा स्टूडेंट्स फ्रॉम यूरोप ऑफन एक्सेलेंट कन्वर्सेशनल स्किल्स। ये पूरा सेंटेंस बनेगा अगर मैं इन कंपैरिजन को यूज करूंगी। एडिशनली को मैं अकेले यूज कर सकती हूँ, स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन नेशन टेंड टू बी एक्सेलेंट एट ग्रामर, एडिशनली स्टूडेंट्स फ्रॉम यूरोप ऑफन एक्सेलेंट कन्वर्सेशनल स्किल्स। आखिरी सवाल, कनेक्टर्स। यही इंग्लिश की पता है खूबी है कि इंग्लिश में रटने से काम नहीं चलता, इंग्लिश में रीडिंग स्किल्स बहुत हेल्प करती हैं। हमने सोचा कि हम और एम्प्लॉयज को हायर कर लेते हैं डिपार्टमेंट में इस हफ्ते। सेल्स बढ़ रही थी, स्टाफ मैनेज नहीं कर पा रहा था। क्योंकि सेल्स बढ़ रही थी, स्टाफ मैनेज नहीं कर पा रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि हम और एम्प्लॉयज को हायर कर लेते हैं। इवन दो तो कॉन्ट्रास्ट होता है, बिकॉज जो होता है वो रिजल्ट एंड रीजन होता है, सो जो होता है वो रीजन और रिजल्ट होता है, बिसाइड्स जो होता है वो एडिशनल होता है। तो पहले रिजल्ट है फिर रीजन है, मतलब बीच में क्या आएगा, बिकॉज आएगा। तो आंसर इज व्हाट। कोई परेशानी? अगर इसको उल्टा करके लिखा होता, पहले रीजन लिखा होता और फिर रिजल्ट लिखा होता, तो बीच में क्या आता, तो बीच में सो आता। इसी को उल्टा कर दिया, पहले रिजल्ट लिख दिया और फिर रीजन लिख दिया, तो बीच में क्या आया, तो बीच में बिकॉज आया। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा था सो और बिकॉज का? चलो, तो ये थे हमारे 10 कनेक्टर्स के क्वेश्चन। अब हम करेंगे 10 स्टार्टर्स के क्वेश्चंस को। तैयार सभी लोग 10 स्टार्टर्स के क्वेश्चन को? दिख रहे? डिफरेंस भी समझ में आएगा कि स्टार्टर और कनेक्टर के बीच में फर्क क्या होता है। आंसर बताएंगे। इस स्टिल को हटा देना। फेसबुक एड्स का जो बॉयकॉट कैंपेन है अपीयर्स टू बी मेकिंग अ बिग फस, मतलब सब लोगों को पता चल रहा है, बहुत बड़ा फस है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत लोगों तक पहुंच रहा है। फिर भी बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, इनको नहीं पता। यहां पे लिख रहा है वो फैल रहा है, यहां पे लिखा हुआ है यहाँ लोगों को नहीं पता। कौन सी कैटेगरी? कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी। चलो, ऑल्दो द फेसबुक एड्स, हालांकि जो फेसबुक एड्स बॉयकॉट कैंपेन है वो फर्स्ट कर रहा है, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बहुत सारे कंज्यूमर्स को नहीं पता। इन स्पाइट ऑफ द फेसबुक एड्स, in spite of the Facebook ads boycott campaign appearing to be making up, ये जो इंस्पाइट और डिस्पाइट होते हैं ना, इनको बड़ा संभल के यूज करना पड़ता है। अगर मुझे इसको सही करना था ना तो मैं ऐसे कर सकती थी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द फेसबुक एड्स, फिर आगे का सेंटेंस करते। तो इस सच्चाई के बावजूद, किस सच्चाई के बावजूद, फिर पूरा स्टेटमेंट आता। तो अगर मुझे इंस्पाइट ऑफ के आगे पूरी पूरी कोई बात लिखनी होती है तो मुझे वहां पे द फैक्ट दैट लगाना पड़ता है। डायरेक्टली मैं इंस्पाइट ऑफ के आगे पूरी बात नहीं लिख सकती, ये अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था, तो इसका मतलब ये नहीं आ सकता। दो द फेसबुक एड्स आ सकता है, ऑल दो और दो को सेम तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, पुरानी इंग्लिश में कॉन्सेप्ट था कि दो को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, बट मॉडर्न इंग्लिश में वो कॉन्सेप्ट हट गया, दो को स्टार्टिंग के सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया जा सकता है, उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हो गए, तो आंसर इज व्हाट, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड।
फर्स्ट और थर्ड दोनों के दोनों सही। कोई परेशानी? इस बात को रट लो कि जब भी इंस्पाइट के आगे पूरा कोई स्टेटमेंट लिखना होगा आपको हमेशा द फैक्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसका रीजन बताऊं क्यों लगाना पड़ेगा? थोड़ी सी ग्रामर की गहराइयों में चले। मैं आपको बार बार क्यों कह रही हूं कि इंस्पाइट ऑफ के आगे आपको द फैक्ट लगाना पड़ता है। इसका थोड़ा सा कारण समझते हैं, थोड़ी सी गहराइयों में जाते हैं। क्या सभी को ये पता है कि ऑफ एक प्रेपोजिशन है? चलो, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, क्या ये बात भी सभी को पता है? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। थोड़ी सी गहराई में जाते हैं। जिन्होंने ग्रामर ग्रंथ का कोर्स किया है मुझसे उनको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, जिन्होंने नहीं भी किया उनको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगी। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, इन स्पाइट ऑफ राम हैज डन द वर्क, और मैंने ऐसे करके सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश की। अब इस सेंटेंस में ना ग्रामर का एक लोचा हो गया। ग्रामर का लोचा क्या हो गया कि क्योंकि ये हैज डन वर्ब थी, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो ये राम सब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये राम ऑब्जेक्ट भी हो गया। और ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कहता है कभी भी एक ही शब्द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नहीं हो सकता। एक ही शब्द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे कभी भी नहीं हो सकता। इस वजह से सेंटेंस गलत हो गया। तो इंस्पाइट ऑफ के आगे हम कभी भी सब्जेक्ट नहीं लगा सकते। तो अब कुछ तो ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करने के लिए क्या किया, इस राम को और इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग किया। ऑब्जेक्ट और राम को अलग अलग कैसे किया, एक वर्ड ऐड कर दिया, द फैक्ट। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट राम हैज डन द वर्क, इस सच्चाई के बावजूद कि राम ने काम किया था उसको डांट पड़ गई, ही गॉट स्कोल्डेड। अब क्या हुआ, ये सेंटेंस एकदम सही हो गया। कैसे सही हो गया, हैज डन वर्ब थी तो राम सब्जेक्ट हो गया, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया द फैक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हो गए, दोनों खुश हो गए, ग्रामर एकदम सही हो गई। इस वजह से हमें इंस्पाइट ऑफ के आगे द फैक्ट लगाना पड़ता है जब भी हम आगे सब्जेक्ट लगाते हैं या कोई वर्ब लगाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ कि इंस्पाइट ऑफ के आगे आपको द फैक्ट लगाना पड़ेगा यार। अब इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट सेम होते हैं, तो जो रूल इंस्पाइट ऑफ का लगा वही रूल डिस्पाइट का भी लग गया, इसलिए डिस्पाइट के आगे भी हमको फैक्ट लगाना पड़ा। हिमसेल्फ नहीं लगा सकते बेटा, हिमसेल्फ तो तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट ने अपने ऊपर कोई काम किया होता है, सब्जेक्ट ने अपने ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन किया होता है। क्लियर सभी को? तो इंग्लिश का ना हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक गहराई छुपी हुई है। तो इंग्लिश में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती। अगर गहराई से पढ़ते हैं ना तो अपने आप चीजें समझ में आती हैं। और यही मेरा मकसद है आप लोगों को ग्रामर ग्रंथ में करवाने का। तो ग्रामर ग्रंथ में हम इसी तरीके से ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो जो लोग ग्रामर ग्रंथ में नहीं आ रहे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई एम फिनिश स्टडिंग फॉर इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ ली है। मैंने हिस्ट्री का ऐसे भी पढ़ लिया है। कैसा है, कैटेगरी है, एडिशनल कैटेगरी है। चलो आफ्टर फिनिशिंग, अच्छा कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने इंग्लिश पढ़ने के बाद हिस्ट्री पढ़ी है? क्या हम दो सेंटेंस को कनेक्ट करते समय मीनिंग चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इंग्लिश पढ़ लिया, मैंने हिस्ट्री ऐसे भी पढ़ लिया है, और आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, इंग्लिश पढ़ने के बाद मैंने हिस्ट्री ऐसे पढ़ा है। क्या हम मीनिंग चेंज कर सकते हैं सेंटेंस का? हम सेंटेंस का मीनिंग तो नहीं चेंज कर सकते भाई कि इसको पढ़ने के बाद मैंने ये पढ़ लिया है।
तो ये तो नहीं हो सकता। ना केवल मैंने इंग्लिश पढ़ी है बल्कि मैंने हिस्ट्री ऐसे भी पढ़ लिया है। नॉट ओनली एम आई फिनिश स्टडिंग फॉर इंग्लिश बट ऑल्सो एम आई या बट ऑल्सो आई एम फिनिश राइटिंग माई हिस्ट्री ऐसे। तो ना केवल मैंने इंग्लिश पढ़ना फिनिश किया बल्कि मैंने हिस्ट्री ऐसे भी पढ़ना फिनिश किया है। बिल्कुल सही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे एम आई क्यों लिखा है मैंने? हालांकि अभी मैं आप लोगों को एडवर्ब वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी ये चीज कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में किस तरीके से हम पहले वर्ब लिखते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। बट यहाँ पे क्यों लिखा है शॉर्ट में समझ लेते हैं, जिन बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो जब भी कोई सेंटेंस को हम बनाते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से, ईदर और से, हार्डली और स्कैर्सली से, बेयरली से, ये एडवर्ब का रोल प्ले करते हैं अगर इनको अकेले अकेले देखें तो उस केस में जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है उस केस में हम इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस लगाते हैं। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है और फिर उसके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है। अब एक बच्चे का डाउट क्या है कि मैम यहाँ पे बट ऑल्सो तो लिखा हुआ नहीं है, तो क्या हम ऐड करेंगे? बिल्कुल ऐड करेंगे। स्टार्टर के क्वेश्चन की यही खास बात होती है, स्टार्टर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ स्टार्टिंग दे रखी होती है, आप आगे कुछ भी लगा सकते हो अपनी मर्जी से। बस कंडीशन ये होती है कि आपको स्टार्ट ऐसे करना है। स्टार्टर के क्वेश्चन में सिर्फ कंडीशन एक ये होती है कि आपका सेंटेंस स्टार्ट ऐसे होना चाहिए, आप आगे इसको कैसे भी कंप्लीट कर सकते हो। तो हमने इसको कैसे कंप्लीट किया, नॉट ओनली एम आई फिनिश्ड स्टडिंग फॉर इंग्लिश बट ऑल्सो आई एम फिनिश्ड राइटिंग माई हिस्ट्री ऐसे। क्लियर? अच्छा, ये जो मैंने एम फिनिश लिखा है ना, ये इनफॉर्मल इंग्लिश में हम बोलते हैं। जब भी हमारी कन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, हम आई एम फिनिश्ड बोल सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपको उसको और करेक्ट करना है, आप इसको आई हैव कर सकते हो, आई हैव फिनिश्ड स्टडिंग फॉर इंग्लिश, आई हैव ऑल्सो फिनिश्ड राइटिंग माई हिस्ट्री ऐसे। बट इनफॉर्मल इंग्लिश में आई एम फिनिश्ड स्टडिंग फॉर इंग्लिश सही होता है। एज सून एज आई, जैसे ही मैंने इंग्लिश पढ़ी वैसे ही मैंने हिस्ट्री ऐसे पढ़ा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि जैसे ही मैंने इंग्लिश पढ़ी वैसे ही मैंने वो किया। दोनों चीज सेम टाइम पे तो हो ही नहीं सकती, या तो आप इंग्लिश पढ़ोगे या हिस्ट्री का ऐसे लिखोगे, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। एज सून एज तब यूज करते हैं जब दो एक्शन सेम टाइम पे होते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ओनली सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड आंसर। क्लियर? मैम बट ऑल्सो के आगे आपने दोबारा से आई एम क्यों लगाया, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं पैरेलिज्म। पैरेलिज्म क्या कहता है, पैरेलिज्म कहता है कि जो नॉट ओनली होता है और बट ऑल्सो होता है, या जो ईदर और होता है, या फिर जो नीदर और नॉर होता है, ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, नॉट ओनली के बाद जितना सेंटेंस लिखा है, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच लगाए हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच लगाया है वही पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद भी लगाना पड़ेगा। इन दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब इसके बाद का जो हिस्सा है बट ऑल्सो के बाद का भी वही हिस्सा होगा, आप कुछ भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। अगर दोनों का कुछ कॉमन करना है तो इनके पहले लिख दो। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आई एम नॉट ओनली फिनिश स्टडिंग फॉर इंग्लिश बट ऑल्सो फिनिश राइटिंग माई हिस्ट्री ऐसे। तो आई हैव नॉट ओनली फिनिश दिस बट ऑल्सो दिस। अगर आपको आई एम को दोनों का कॉमन करना है तो वो नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों से पहले लगाना पड़ेगा। पढ़ेंगे, परेशान मत हो, ये सब पढ़ेंगे। पैरेललिज्म का एक पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसमें ये सारी चीजें भर भर के पढ़ाऊंगी। एक्चुअली होता क्या है, एक चीज बताती हूँ, ये जो स्टार्टर और कनेक्टर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें ग्रामर बहुत यूज होती है। इसका जो मेन एलिमेंट होता है ना, वो ग्रामर होता है। और वो ग्रामर ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में डेवलप हो जाए, वो ग्रामर धीरे 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 करके डेवलप होती है। तो मेरा क्या सिखाने का तरीका होता है इस तरह के ग्रामर का, कि जैसे जैसे क्वेश्चन आए वैसे वैसे हम वो कॉन्सेप्ट समझें ग्रामर का, कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, और हम एवरी सैटरडे तो पूरा पूरा टॉपिक पढ़ ही रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, एरर वाले क्वेश्चंस में आई एम फिनिश्ड नहीं सही रहेगा, एरर वाले क्वेश्चंस में आपको आई हैव फिनिश्ड करना पड़ेगा।
वो इनफॉर्मल इंग्लिश है। फॉर्मल इंग्लिश में आपको आई हैव इंग्लिश करना पड़ेगा और एरर वाले क्वेश्चंस फॉर्मल इंग्लिश के होते हैं। न्यू दिल्ली मस्ट टेक नोट ऑफ द ऑनगोइंग चाइनीज डिबेट ऑन इंडिया। तो न्यू दिल्ली को ये करना चाहिए। न्यू दिल्ली इज सीकिंग टू रीसेट टाइज विद बीजिंग। न्यू दिल्ली क्या चाह रहा है कि रिश्ते अच्छे हो जाएं बीजिंग के साथ। तो सीकिंग टू रीसेट टाइज एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अच्छा ये करना चाहिए, ये कर रहा है। तो ये करते हुए, रिश्तों को ठीक करते हुए बीजिंग के साथ न्यू दिल्ली को ये करना चाहिए। तो दूसरा टेकिंग नोट्स, नोट्स लेते हुए, ये तो मीनिंग ही चेंज हो गया। अच्छा ये बात समझ में आ रही है? ये करना चाहिए मतलब ये सजेशन है, ऐसा करना चाहिए। यहां पे ऐसे करते हुए कोई सजेशन है कि आपको ऐसा करना चाहिए और इसमें लिखा हुआ है ऐसा करते हुए। ऐसा करते हुए मतलब ये एक्शन कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है। क्या ये एक्शन कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है? नहीं, ये एक्शन कॉन्टिन्यूअसली हो नहीं रहा है। ये एक सजेशन है कि ऐसा फ्यूचर में होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। तो हम सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब बी तो नहीं हो सकता। मतलब आपको मैंने बोला यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती वर्किंग हार्ड और आगे कुछ सेंटेंस कर दो। नहीं, इस सेंटेंस को मैं इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकती क्योंकि दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। चलो, एज न्यू दिल्ली सीक्स टू, जैसे जैसे, अच्छा एज के दो मतलब होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आ गया भाई इसमें। एज के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है कि ये क्या बताता है, रीजन बताता है कि इसका कारण ये है। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास एज आई वॉज नॉट वेल। मैंने क्लास अटेंड नहीं करी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो एक तो जो एज होता है वो रीजन बताता है, एक एज होता है वो बताता है जैसे जैसे काम हो रहा है, मतलब कोर्स ऑफ एक्शन बताता है। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है जैसे जैसे ये काम हो रहा है। एज यू केम हियर, जैसे तुम आए, आई गॉट अ शॉक। तो जैसे जैसे न्यू दिल्ली चाह रहा है कि वो रिश्ते अच्छे कर ले, एज न्यू दिल्ली सीक्स टू रीसेट टाइज विद बीजिंग, उसको क्या भी करना चाहिए, उसको ये भी करना चाहिए। जैसे जैसे वो ये कर रहा है उसको ये भी करना चाहिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? एज न्यू दिल्ली सीक्स टू रीसेट टाइज विद बीजिंग, कॉमा न्यू दिल्ली मस्ट टेक नोट ऑफ द ऑनगोइंग चाइनीज डिबेट ऑन इंडिया। थर्ड भी सही है। एज का एक तीसरा मीनिंग भी होता है जब सिमिलैरिटी दिखाते हैं। ही इज एज गुड एज राम। तो एज वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं और उनके अलग अलग मीनिंग्स यूज होते हैं। जैसे सिंस वर्ड है, सिंस का एक मीनिंग क्या होता है? रीजन बताता है सिंस। सिंस का एक मीनिंग क्या होता है? जब से। सिंस आई सॉ यू, जब से मैंने तुमको देखा है। टाइम बताता है जिस टाइम पे वो एक्शन हुआ है। तो एक ही वर्ड के ज्यादा मीनिंग्स होते हैं, तो वहां देखना होता है कि कौन सा वाला मीनिंग यूज हो रहा है। जैसे कि फॉर, फॉर का एक मीनिंग क्या होता है? के लिए, तुम्हारे लिए। फॉर का एक और मीनिंग क्या होता है? फॉर भी रीजन बताता है, कारण बताता है। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास फॉर आई वॉज नॉट वेल। मैंने क्लास अटेंड नहीं करी क्योंकि मैं ठीक नहीं थी। तो ये तीन कनेक्टर्स ऐसे होते हैं जो रीजन भी बताते हैं और इनका दूसरा दूसरा मीनिंग भी होता है। मैम आज तो ओवरडोज हो गया। अभी तो बेटा बेसिक लेवल किया है। आज तो हमने स्टार्टर्स और कनेक्टर्स का बेसिक लेवल किया है। कल की क्लास में आएगा मजा, तो जब ये सेंटेंसेस थोड़े से और लंबे हो जाएंगे, जब कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, जब यहाँ पे कैटेगरी वाले कनेक्टर्स नहीं होंगे, यहाँ पे फ्रेजेस होंगे।
तब आएगा असली मजा स्टार्टर्स और कनेक्टर्स के क्वेश्चंस को करने का। ये तो कुछ भी नहीं था। चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। वो कैब बैच में आपकी आज की वो कैब की क्लास अपलोड हो जाएगी। रूट वर्ड क्लास 1 और क्लास 2 अपलोड हो चुकी है। रूट वर्ड क्लास 3 आपकी आज अपलोड हो जाएगी। एक बार वहां से रूट वर्ड्स को देख लीजिएगा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्लासेस में, ये बताओ मुझे। देखो, इंग्लिश को ना मैं एक दिन में या 2 दिन में नहीं पढ़ा सकती। इस बात को समझने की आपको कोशिश करनी होगी। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के साथ बदलेगा, हर क्वेश्चन के साथ कुछ नया आएगा, हर क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा दिमाग और परेशान होगा, क्योंकि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमेशा इवॉल्व करती है, तो इट विल कीप ऑन इवॉल्विंग। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए चलना। स्किल्स इम्प्रूव तभी होंगी जब हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का सामना करें, और वही मेरा मकसद है, आप सभी को ज्यादा से ज्यादा चीजों का सामना करवाना, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को ऐड करना हर एक क्वेश्चन में। चलिए, तो आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।